नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल स्टाफ पर फिर लगा इलाज में लापरवाही व पैसे वसूलने का आरोप। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी गांवों के प्रधानों के साथ किया गया बैठक का आयोजन। शुक्रवार को नगर के एक व्यक्ति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा नेता पर लगाए गए गंभीर आरोप। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका टीम द्वारा अभियान चलाकर 20 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त करने के अलावा वसूला गया 900 रुपए का जुर्माना। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर अर्धनग्न होकर किया जबरदस्त प्रदर्शन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों जानसठ क्षेत्र के गांव राठौड़ में मारपीट के बाद कोमा में गए दलित युवक के मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू महासंघ के घटक दलों ने एक देश एक कानून व देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने गन्ना किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर भाजपा पर लगा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। पीड़ित ने जेल जाने के डर से ब्लॉक प्रमुख पद से लिया नाम वापस। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के खालापाड़ निवासी कुछ लोगों ने जिला अस्पताल कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इसके अलावा इन लोगों का आरोप था कि अस्पताल स्टाफ ने उनसे लड़का पैदा होने पर लगभग 2300 रुपए भी वसूले हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के खालापाड़ क्षेत्र निवासी एक महिला ने जिला अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में एक पुत्र को जन्म दिया था। महिला के परिजनों का आरोप है कि बच्चे के जन्म के समय मेडिकल स्टाफ द्वारा सभी चीजें नॉर्मल बताई गई थी, लेकिन लगभग 2 घंटे बाद ही डॉक्टरों ने उनके मरीज के इलाज में हाथ खड़े करते हुए उसे मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जिस कारण मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप अस्पताल स्टाफ पर लगाया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम इशरत। आपका कौन पेशेंट है यहाँ पर भर्ती है? मेरी बहन है। क्या नाम है उनका? शमा। कहाँ से आए हो? तो हम यहीं से आए हैं, खालापाड़ से। जी, क्या मामला है बताओ। ये हमारी बच्ची नॉर्मल हो गई, इसको भर्ती कर लिया था, कोई परेशानी नहीं बताई इसी पहले। हॉस्पिटल में पैदा इसी हुई? जी, अभी इसी में हुई है। लड़का हुआ है, कोई भी परेशानी नहीं बताई जरा सी भी। अब होने के बाद कह रहे हैं कि मेरठ ले जाओ, यहाँ नहीं पकड़ रहे। ब्लेड के लिए कहा हमने, ब्लेड भी दे दिया और भी देने के लिए हम तैयार हैं ब्लेड, मगर मान नहीं रहे, कह रहे मेरठ ले जाओ। पैसे भी हमने दिए हैं बच्ची के। कितने पैसे दिए हैं? 2100 रुपये, 200 रुपये और उनको दिए हैं। 2100 रुपये हमने उनको दिए जिन्होंने हमें बच्ची दी है लाके। वहीं इस मामले में महिला सीएमएस डॉक्टर राधा का कहना है कि मरीज के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। वह ब्लीडिंग नहीं रुकने के कारण मरीज को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। उनका सीज़र हुआ है और सीज़र के बाद उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, इसलिए दवाओं 1 घंटे से दवा भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया जा रहा है। जो उनका आरोप भी है कि सरकारी डॉक्टरों ने यहाँ पे पैसा लिया उनसे 2000 लाख। मुझे अभी ऐसे पता नहीं है इस बात का, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसके लिए भी जांच करेंगे और उसके लिए अगर लिया होगा किसी ने तो वो वापस करेगा। 5 मिनट पहले तक ठीक थे और 5 मिनट बाद नहीं, 5 मिनट नहीं, सीज़र के बाद ब्लीडिंग तो 2 घंटे में कभी भी हो सकती है ना। तो वो अगर लग रही है ज़्यादा हो रही है और दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर उसको मेरठ अपने से बड़े कॉलेज में भेजा जा रहा है। तो इसमें डॉक्टरों का कोई फर्क नहीं, इसमें तो डॉक्टर की कोई नहीं, तो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ऑपरेशन के बाद भी, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी कभी भी ज़्यादा खून बहने की शिकायत हो जाती है। पिछले दिनों प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा सावन माह में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने हेतु आवश्यक तैयारियों के निर्देश संबंधित जिला प्रशासन को दिए थे। वह गत गुरुवार को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री द्वारा भी इस बार कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के निर्देश अपने राज्य के अधिकारियों को दिए गए हैं। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ के भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई व जिला प्रशासन ने भी
कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शुक्रवार की सुबह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। इसी कड़ी में शुक्रवार की शाम भी जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले लगभग 56 गांवों के ग्राम प्रधानों व संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रधानों व बिजली तथा अन्य विभाग के अधिकारियों को इन गांवों के रास्ते में सभी तैयारियों जैसे सड़क, पानी व बिजली के तारों आदि की व्यवस्था को 1 हफ्ते के भीतर दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं, ताकि जनपद से गुजरने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। ये कांवड़ जो इस जुलाई के महीने में प्रस्तावित होती है, उसके लिए जो हमने सुबह सारे ऑफिसर्स की मीटिंग जिला मजिस्ट्रेट महोदय और कप्तान साहब के द्वारा की थी। आज शाम को भी जिला पंचायत सभागार में हमारे कांवड़ रूट पे आने वाले जो 55 गांव हैं, उनके सभी नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ और उनके विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी कि कांवड़ रूट पे जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे विद्युत व्यवस्था को लेकर हो, चाहे हाईवे को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, लाइटिंग को लेकर हो, टॉयलेट को लेकर हो, हैंडपंप को लेकर हो, जो भी आधारभूत सुविधाएं हमें कांवड़ियों को देनी होती हैं, उसकी व्यवस्थाएं अगले 1 हफ्ते में सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि हमारे जनपद में जो भी कांवड़ी आ रहे हैं वो हमारे जनपद से खुशी खुशी जाएं। इसके लिए सभी ईओस को, बीडीओस को, ऑल डिपार्टमेंट्स को, विद्युत विभाग को, सिंचाई विभाग को, सभी एसडीएम्स को, पुलिस को, सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर कांवड़ रूट पे आने जो भी छोटी मोटी चाहे तार लटके हों या हैंडपंप प्रॉब्लम कर रहा हो, जल भरा हो, वो सारी 1 हफ्ते में इन समस्याओं का निदान कराएं। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नगर के एक पीड़ित परिवार ने एक भाजपा नेता पर उनके परिवार के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है। वह इस मामले में न्याय नहीं मिलने पर परिवार सहित कचहरी परिसर में आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। पीड़ित परिवार का कहना था कि उन्होंने भाजपा नेता विजय प्रजापति से एक दुकान खरीदी थी, जो कि विजय प्रजापति की पत्नी के नाम थी। इस दुकान के लिए उन्होंने विजय प्रजापति को 2 लाख रुपए नगद व 14 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए थे। कुछ दिनों बाद विजय प्रजापति द्वारा पीड़ितों पर धोखे से उसकी पत्नी को बहलाकर दुकान का बैनामा अपने नाम कराने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में एक मुकदमा कायम करा दिया गया तथा पीड़ित की दुकान पर लगे तालों को तोड़कर अपने ताले भी डाल दिए गए। जब पीड़ित द्वारा इस विषय में विजय प्रजापति से बात की गई तो विजय प्रजापति व उसके परिजनों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया। और 4 आदमियों के सामने हमने उन्हें पैसे दिए, 4 आदमियों ने उन्हें गिन के पैसे थमाए। कितने पैसे दिए? वे 2 लाख कुछ रुपए थे जी, और 14 लाख रुपए के चेक थे जी। 13 लाख रुपए का एक चेक, 1 लाख रुपए का एक चेक। और साहब जी वे चेक उन्होंने जब नहीं लगाए, हमने उनसे फ़ोन करके पूछा है 1 महीना बाद, बाबूजी आपने वे चेक क्यों नहीं लगाए? कहने लगा जी पैसों की ज़रूरत नहीं है बाबूजी, जब ज़रूरत होगी हम काट लेंगे जी। तो जी और वे लगाए उन्होंने है नहीं जी। फिर हमने दोबारा पूछा नहीं जी, मैं कहा भाई खाते में पड़े, जब उनकी मर्जी होगी काट लेंगे जी, हमें क्या वो है। तो साहब उसके बाद फिर क्या होता है कि उन्होंने जी मुझे नोटिस भिजवाया जी 5/7/2021 को जी। और उसने जो नोटिस लेके गया था कचहरी से आदमी, उसने मेरे से कहा भाई मांगेराम महाजी भाई तुम्हारी पत्नी महेंद्री देवी है? जी हाँ। कहने लगे ये संतोष देवी है, इनकी विजय कुमार की पत्नी, इन्होंने तुम्हारी पत्नी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। क्या साहब? कि भाई तुमने धोखे से इनसे बैनामा करवा लिया। साहब हमने कैसे धोखे से बैनामा करवा लिया जी? विजय बाबू जी स्वास्थ्य में खुद लेकर गए थे उन्हें, इन्होंने पैसे गिने वहाँ 4 आदमियों के सामने पैसे गिने, उन्होंने गिन के दिए इन्हें और चेक दिए इन्हें। तो जी हमने धोखा कायम कर लिया साहब। कहने लगे नहीं ये तो भाई ये तो जवाब तुम कोर्ट में देना, हमने तो जो है तुम्हें नोटिस ले रहे, ये नोटिस ले लो जी। और साहब जी इसी बीच में उसने परसों रात में जो है जी हमारे ताले तोड़ के और अपने ताले लगा लिए जी। उसका घर है बिल्कुल, उसका घर भी और दुकान भी हमारी दुकान के सामने है जी। हमारे ताले तोड़ के अपने ताले लगा लिए। और साहब जब हम कल उन सफाई करने गए अपने बच्चों को लेके, तो वो वहाँ उसका परिवार सहित और उसके और भी परिवार के सदस्य, उसके भाई बंद भतीजे, ये सब आगे भी लगाया है कि वो धमकी दे रहा है। किस तरह धमकी मिल रही है? वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा जी। कल भी वो हमारे साथ
पदाधिकारी है जो आपको धमकी दे रहा है? वही जिला ये महामंत्री है जी, ये विजय प्रजापति अपने। अभी आप एक फोटो भी दिखा रहे थे, ये हाँ जी, ये भी है जी, ये है जी संजय गर्ग जी। ये किस तरह की धमकी दे रहे हैं? ये कल हम जब थाने में अपनी तहरीर हमने साफ सफाई करने चाहिए ना जी, हमने देखा जी ताले बंद है, हमने कहा भाई हमारी ताली कहाँ, बच्चों को पता नहीं था। अगर आपको न्याय नहीं मिलता आपका आगे का क्या कर? नहीं, अगर हमें न्याय ना मिला तो जी हम तो जी पूरा परिवार सहित यहीं कचहरी में आत्मदाह कर लेंगे जी। हमारी जमीन भी बिकी हुई है इस दुकान के चक्कर में जी, हमारा पूरा परिवार सड़क पे है साहब। अभी आप उनसे मिलने की बात भी कर रहे थे बालियान जी से? अभी हम बालियान जी से मिलने जाएंगे जी, अभी इसके बाद इस वार्ता के बाद अभी हम श्री संजीव बालियान जी से मिलने जाएंगे। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नगरपालिका टीम द्वारा टाउन हॉल के आसपास के क्षेत्र में अभियान चलाकर प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों से पॉलीथीन को जब्त करने के साथ साथ जुर्माना भी वसूला गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार द्वारा पिछले काफी समय से पॉलीथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित किया हुआ है तथा नगरपालिका की टीम द्वारा भी नगर में समय समय पर अभियान चलाकर पॉलीथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदारों से पॉलीथीन को जब्त करने के अलावा उन पर जुर्माने की कार्यवाही भी की जाती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी नगरपालिका टीम द्वारा क्षेत्र में अभियान चलाकर विभिन्न दुकानदारों के प्रतिष्ठान से लगभग 20 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई तथा 900 रुपए का कुल जुर्माना भी दुकानदारों से वसूला गया। टीम में शामिल अधिकारियों द्वारा कोरोना महामारी के चलते व्यापार की मंदी को देखते हुए दुकानदारों को भविष्य में प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग न करने की चेतावनी देते हुए अधिकांश दुकानदारों से जुर्माना नहीं वसूला गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक पालिका अधिकारी ने बताया, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय शासी अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार शहर में पॉलीथीन अभियान चलाया गया, जिसमें 900 रुपये करीब जुर्माना वसूल हुआ है और 20 किलो से अधिक पन्नी बरामद हुई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार और डॉक्टर पुंडीर हमारे साथ रहे हैं, पुंडीर सफाई इंस्पेक्टर हमारे साथ रहे हैं और ये प्रोग्राम रोज ही चलेगा निरंतर। कितने लोगों को चालान हुआ है? 9 लोग, कितने लोगों को वसूल किया गया? 9 लोगों से 900 रुपये 9 लोगों से 900 रुपये वसूल किया गया। कोविड की वजह से जुर्माना हम कम ले रहे हैं, बाजार बंद है, इसलिए दुकानदारों को कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो सके। मेरा अनुरोध है सभी दुकानदार भाइयों से, आपके माध्यम से कृपया पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बंद कर दें। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई पर रोष जताते हुए नगर की सड़कों पर अर्धनग्न होकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। शुक्रवार को संगठन के सभी कार्यकर्ता प्रकाश चौक के निकट स्थित पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा हुए तथा वहां से अर्धनग्न होकर हाथों में झंडे व बैनर लेकर एक जुलूस की शक्ल में नगर के शिव चौक पर पहुंचे। संगठन के सभी कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में रोज बढ़ने वाले डीजल व पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ तेजी से बढ़ रहे रसोई गैस सिलेंडर के दामों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। इसके अलावा देश में कोरोना महामारी के चलते लाखों लोगों की नौकरियां छिन गई हैं अथवा उनके काम धंधे ठप हो गए हैं, जिसने इस कोड़ में खाज का काम किया है। लेकिन देश की सरकार इन सब समस्याओं से मुंह फेर कर राजनीति में व्यस्त है। इसके अलावा चुनाव पूर्व जनता से किए गए वादों को पूरा करने में भी यह सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है, जिस कारण अब सरकार से जनता का मोह खत्म हो चुका है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन पदाधिकारी श्री शरद कपूर ने बताया, भाई आज किस चीज को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या क्रांति सेना के द्वारा अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज बढ़ती महंगाई को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया, क्योंकि आज देश की जनता महंगाई से जूझ रही है। आज पेट्रोल, डीजल, गैस, अन्य खाद्य सामग्री के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता की कमर टूट रही है। कोरोना काल में आम जनता और व्यापारी वर्ग काम धंधे बिल्कुल चौपट हो चुके हैं उनके,
उसके बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। भाजपा सरकार जब आई तो उन्होंने कहा था सबका विकास अपना विकास, तो सबके लिए कहा था कह लेंगे सबका विकास कर देंगे, लेकिन फिर भी इतनी महंगाई, आम आदमी बिल्कुल भूखमरी के कगार पे है। भाजपा के द्वारा जो चुनाव से पहले जो बयानबाजी की गई थी कि हम सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास जीतेंगे, लेकिन लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर चुके हैं। वे केवल उनका विश्वास जीत रहे हैं और हिंदू समुदाय ने जो इन्हें वोट दिया था उस पर ये खरे नहीं उतरे। आज हिंदू समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर सरकार में है तो वो हिंदू समाज है। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जानसठ क्षेत्र के गांव राठौड़ निवासी कोमा में पड़े दलित युवक विशाल को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा विशाल के साथ हुई मारपीट के मामले में अब तक दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर रोष जताते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग जिला प्रशासन से की। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि उक्त युवक के साथ कुछ लोगों द्वारा लगभग 2 माह पूर्व मारपीट की गई थी, जिस कारण उक्त युवक तभी से कोमा में है तथा पुलिस द्वारा इस मामले में जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध धारा 308 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। परंतु इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है तथा इस मामले में आरोपी पक्ष व जानसठ पुलिस द्वारा लगातार पीड़ितों पर फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी महासचिव बबलू चौधरी ने बताया, ये लड़का विशाल है और जो है ना इसका जानसठ थाने में मुकदमा दर्ज है 308 में। 2 महीने हो गए मुकदमा दर्ज हुए और इसकी हालत ख़राब कर रखी है और प्रशासन दबाव डालता है फैसले का, थाने वाले कि फैसला कर लो। जब जांच करके उन्होंने मुकदमा किया और 308 में मुकदमा दर्ज किया तो हम चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो और मुलजिम जेल जाए। क्या मामला था, क्या हुआ था बच्चे? इसके साथ रात को कोई घटना घटी, इसके साथ मारपीट हुई और ये बच्चा कोमा में है, खाने पीने की स्थिति में भी नहीं है। 2 महीने से जो है ना ऐसे नाक से नलकी से खाना दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी लोग जो है ना फैसले का दबाव बना रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब ये बताइए इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए या फैसला कर लेना चाहिए हमें? वहीं इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी का कहना था कि उनके संज्ञान में यह मामला आज ही आया है तथा वह इस मामले में शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेंगे। एक विशाल पुत्र मांगे राम निवासी ग्राम राठौर थाना जानसठ के एक बच्चे को जो अभी काफ़ी कमज़ोर अवस्था में है और बताया गया कि 1 तारीख को इनको कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। तो वही ये ज्ञापन दिया इन्होंने कि इनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई, जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई किया जाए। अभी तक कार्रवाई ना करने की बात इन्होंने की है। तो आपने क्या आश्वासन दिया? मैंने आश्वासन ये दिया है कि प्रॉपर विधि संगत तरीके से कार्रवाई की जाएगी। सर 3 महीने से ये बीमार है लड़का, चोट लगी है, इसके साथ में हादसा हुआ, तो सर 3 महीने से क्या पुलिस प्रशासन की कोई कमी नहीं है? अभी ये मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में अभी आया है। इनका मैंने ज्ञापन दिया है और प्रॉपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नवगठित संगठन हिंदू महासंघ के घटक दलों के पदाधिकारी संगठन संरक्षक श्री मनीष चौधरी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा एक देश एक कानून व देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन सदस्यों का कहना था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत देश एक है, इसलिए भारत देश में रहने वाले सभी नागरिकों को देश का एक ही कानून मानने की बाध्यता होनी चाहिए ताकि देश के लोगों के बीच की असमानता को खत्म किया जा सके। इसके अलावा देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। व देश की मौजूदा जनसंख्या को पर्याप्त रोजगार व अन्य संसाधन उपलब्ध कराने हेतु इस जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, आज हिंदू महासंघ द्वारा पूरे 27 संगठनों के साथ मिलकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम है, भारत सरकार के नाम है। इसमें मुख्य मांग की गई है कि हमारा एक देश एक विधान एक कानून बने और जल्द से जल्द जनसंख्या जो कि नियंत्रण बहुत
काफ़ी टाइम से होना भी चाहिए था, उसकी हमारी मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा हमारी जो नारी शक्ति है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शोषण का शिकार नारी होती है। और रोज इसमें एक सबसे बड़ी हमारे देश की पीड़ा है कि हमारे जो पीड़ित युवा भाई हैं उनको रोजगार में पूरी प्राप्ति नहीं होती। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है तो कहीं ना कहीं हमारे बेरोजगार जितने युवा साथी हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और हमारे भारत देश एक सशक्त देश भी बनेगा। तो आज हमारे मुख्य रूप से एक संविधान एक विधान के नाम से ज्ञापन दिया गया है। हम मांग करते हैं पुनः आप द्वारा कि ये कानून तुरंत लागू किया जाए, अन्यथा इस देश की विश्व की स्थिति इतनी बन जाएगी। कहीं ना कहीं ये जैसी आप देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रही है, एक विशेष कारण ये भी है जनसंख्या का, क्योंकि अगर जनसंख्या कम होती शायद इतनी बीमारी भी इस देश में ना फैलती और इतनी त्रासदी ना होती। तो इसी उपलक्ष्य में आज एक ज्ञापन जो दिया गया है, बहुत ही कड़े शब्दों में हमारे द्वारा निवेदन के साथ साथ कड़े शब्दों में ये भी मांग है कि तुरंत के तुरंत इसे लागू किया जाए। एक आपके माध्यम से हम भारत सरकार और योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे समय में कांवड़ यात्रा का जो शुभारंभ किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए उन्होंने जो कदम उठाया बहुत ही सराहनीय कदम है। जय श्री राम, जय भारत। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान संघ के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन जिला अध्यक्ष श्री भंवरपाल शास्त्री के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गन्ना मूल्य में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि सरकार द्वारा नहीं की गई है, जिस कारण उनका संगठन गन्ना मूल्य को 400 रुपये प्रति कुंतल घोषित किए जाने की मांग सरकार से करता है। इसके अलावा प्रदेश में बकाया गन्ना भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन भी प्रदेश सरकार द्वारा नहीं कराया जा रहा है, जिस कारण वे सरकार से मांग करते हैं कि बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान शीघ्र कराया जाए, साथ ही गन्ने के सट्टे के निर्धारण में व्याप्त अनियमितताओं को शीघ्र ही दूर किया जाए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री भंवरपाल शास्त्री ने बताया, आज सिर्फ और सिर्फ गन्ने के विषय में हमारी विज्ञापन हो मुख्यमंत्री जी के नाम हो डीएम के द्वारा, और मुख्य मुद्दा है गन्ना मूल्य वृद्धि जो कई साल से नहीं हुई। गन्ना मूल्य में वृद्धि हुई 400 रुपये प्रति कुंटल की मांग कर रहा है भारतीय किसान संघ। दूसरी समस्या बकाया भुगतान किया ब्याज सहित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारा बकाया भुगतान करा जा, और गन्ना निर्धारण सट्टा जो हो उसमें जो अनियमितता है उन्हें दूर किया जा। ये मुख्य मांग है भारतीय किसान संघ की। अगर मांगे पूरी नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं हुई तो किसान क्या करेगा? फिर सड़कों पर होगा, लड़ेगा भिड़ेगा, अभी आपने जाम लगा होगा जी। तो उन्होंने किस तरह से आपको मतलब आश्वासन दिया है? आश्वासन ये तो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, उन्होंने कहा हम वहाँ से अभी ही जल्दी प्रेषित कर देंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया था। अब जबकि प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो फिर से विपक्ष द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भाजपा पर लगा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के गृहनगर कौशाम्बी से है, जहां सिरातू ब्लॉक से प्रमुख पद हेतु चुनाव लड़ रही निर्दलीय महिला प्रत्याशी के पति ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला प्रत्याशी सुधा सिंह के पति व पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप पाटिल का आरोप था कि जिला प्रशासन द्वारा उन पर उनकी पत्नी का नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, ताकि भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो सके। इस विषय में जब भाजपा की बात नहीं बनी तो गुरुवार की रात स्थानीय पुलिस ने उन पर बीडीसी सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाते हुए उनके घर पर दबिश दी। दिलीप पाटिल का आरोप है कि दबिश के दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट करते हुए सभी लोगों को थाने ले आई तथा उन पर पर्चा वापसी के लिए दबाव बनाया जाने लगा तथा पर्चा वापस नहीं लेने की स्थिति में उन्हें जेल भेजने की धमकी भी पुलिस द्वारा दी गई, जिस कारण उन्होंने अपना पर्चा वापस लेने का फैसला लिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित दिलीप पाटिल ने बताया, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जिसके प्रत्याशी निर्दल सुधा सिंह के नाम से पर्चा दाखिल किया गया। जब पर्चा दाखिल होने के बाद हम लोग चले आए यहाँ पे, इसलिए कि पूरा दिन लग गया था, तो खाना वाना सभी लोग खाए। मुझको जाना था इलाहाबाद, कुछ मेरा पर्सनल काम था, मैं इलाहाबाद चला गया।
रात में हमको 12 बजे फ़ोन पहुंचा है कि यहाँ पे तांडव हो रहा है। जब मुझको सूचना मिली तो मैंने तुरंत विधायक और सांसद जी को फ़ोन लगाया, जिला अध्यक्ष को भी फ़ोन लगाया कि अध्यक्ष जी आप हमसे समझौता के लिए कह रहे हैं कि दिलीप भाई निर्विरोध हो जाने दीजिए और इसके बाद ये तांडव क्यों कराया जा रहा है। पुलिस इतना तांडव किया कि यहाँ पे जितने भी लोग थे चौटाहेल बहुत ज़्यादा कर दिए हैं और ये दबाव बनाया जा रहा था कि ब्लॉक मुखी यहाँ की निर्विरोध की जाए। ब्लॉक मुखी निर्विरोध करने के लिए मैं मना नहीं किया था। जब मैं कह रहा था आज से 1 महीना पहले हमको जब निर्दल हम क्षेत्र पंचायत सदस्य हुए तो हमको लाला भाई ने सुखलाल भाई दोनों लोगों ने कहा दिलीप भाई आप मुखी लड़ लीजिए, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब मैं चुनाव लड़ना चालू किया तो डिप्टी सीएम साहब के भाई अपना वकील, मैंने उनसे फिर जा कर के मिला। हमने कहा भाई ऐसा करिए, डिप्टी सीएम साहब का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र से नाम उनका बढ़िया जाए, तो ऐसा करिए कि एक आदमी लड़े, एक आदमी को बैठा दीजिए, चाहे हमको बैठाइए चाहे बिरादरी वालों को बैठाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, बाद में देखा जाएगा। चुनाव लड़ा दिया गया, चुनाव हम भी लड़े। हमको ये नहीं था कि चुनाव में ऐसा तांडव होता है, इसलिए हमारे लाइफ में ऐसा तांडव कभी नहीं हुआ। मैं इसके पहले भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख था, 2012 में बसपा से विधानसभा का टिकट भी पाया था। जो तांडव कल हुआ ऐसा तांडव मैंने कभी नहीं देखा। किसने तांडव किया? और ये तांडव जो हुआ है डिप्टी सीएम साहब के छोटे भाई हैं लाला मौर्य जी, उनके द्वारा ये तांडव कराया गया है और इतना हरेसमेंट कराया गया है। तो इससे अच्छा ये है कि आगे भी आज तांडव हो सकता है। तो कौन तांडव किया था यहाँ से? यहाँ पे प्रशासन तांडव किया है और प्रशासन जो तांडव किया है क्यों लाला मौर्य जी के दबाव पे, जो डिप्टी सीएम साहब के छोटे भाई हैं उनके द्वारा किया गया है। और इतना ज़्यादा इसलिए कि जिला अध्यक्ष भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे, विधायक भी बना रहे थे कि दिलीप भाई छोड़ दीजिए, हमारे समाज के आप निर्विरोध हो जाने दीजिए। हमने कहा भाई ठीक है आप लोग कर लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर उधर हमसे समझौता की बात कर रहे हैं और उधर रात में हमारे ऊपर इतना बड़ा तांडव किया गया कि आज की स्थिति ये है कि इसलिए कि इलेक्शन हम जीत रहे थे, इनके पास कुल मेंबर 35-40 के ऊपर हम पहुँच पा रहे थे। हमारे पास समर्थन हमारा क्षेत्र का कम से कम 80 मेंबरों को हमको मिल रहा था। खबरें देश की हो विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।